वरिष्ठ नेता पंडित सुखराम के निधन पर सांत्वना देने अनिल शर्मा के घर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। जेपी नड्डा ने पंडित सुखराम के निधन पर शोक किया व्यक्त। 2 दिवसीय दौरे पर चंबा जिला के बनीखेत पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। मिशन रिपीट का किया दावा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए बोले अनुराग, दोनों पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं। हिमाचल के मंडी में दोस्तों ने दोस्त को दफना दिया। नशे की ओवरडोज से 19 साल के युवक की मौत। दोस्तों ने शव दफनाया। पुलिस ने खड्ड खोदकर निकाला शव। मामले में 3 युवक हिरासत में। और मंडी शहर के हनुमान घाट स्थित शमशान घाट जल्द होगा इको फ्रेंडली। ट्रायल बेस पर स्थापित होगा हिमाचल का पहला इको फ्रेंडली मोक्ष यंत्र। 100 किलो लकड़ी से मृत शरीर का होगा निस्तारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं संचार क्रांति के मसीहा पंडित सुखराम के निधन पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शोक व्यक्त किया। वरिष्ठ नेता पंडित सुखराम के निधन पर शोक व्यक्त करने विधायक अनिल शर्मा के घर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे और अनिल शर्मा को ढांढस बंधाया। जेपी नड्डा ने कहा कि पंडित सुखराम से उनका गहरा संबंध पिछले 3 दशक से था और राजनीति में उन्होंने उनसे काफी कुछ सीखा है। केंद्रीय मंत्री एवं संचार क्रांति के मसीहा पंडित सुखराम के निधन पर शोक व्यक्त करने विधायक अनिल शर्मा के घर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे और अनिल शर्मा को ढांढस बंधाया। जेपी नड्डा ने कहा कि पंडित सुखराम से मेरा संबंध 3 दशक का है। उनसे राजनीति में काफी कुछ सीखने और जानने को मिला। साथ ही एक ही मंत्रिमंडल में काम करने का मौका भी मिला। नड्डा ने कहा कि पंडित सुखराम बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे और लोगों की सेवा करना, उनकी चिंता करना, ये उनकी जीवन शैली थी। जीवन भर उन्होंने लोगों की सेवा की और उनके निधन से हर कोई आहत है। जेपी नड्डा ने कहा कि भगवान अपने चरणों में उन्हें जगह दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनसे जो अनुभव हम सबने लिया है उसे लोक कल्याण में कैसे लगा सके, इस पर कार्य करेंगे। हम सबके बीच में नहीं है, ये बहुत ही हम सबके लिए द्रवित होने के लिए और दुखदायी समाचार है। पंडित सुखराम जी से मेरा संबंध लगभग 3 दशक का है और उनसे राजनीति में मुझे बहुत कुछ जानने का, सीखने का मौका भी मिला और एक सहयोगी के नाते भी हिमाचल विकास कांग्रेस के कार्य के साथ जब हमारी पार्टी का समझौता था तो साथ काम करने का भी मौका मिला। एक ही मंत्रिमंडल में भी काम करने का मौका मिला। बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे और लोगों की सेवा करना, लोगों की चिंता करना, यह उनके जीवन की शैली थी, जीवन का तरीका था। लोगों के लिए ही जीना उनका एक तरीके से मंतव्य रहा। जीवन भर उन्होंने लोगों की सेवा की है। उनका जाना एक तरीके से राजनीति में बहुत हद तक एक वैक्यूम लगता है। सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने चरणों में उनको जगह दे, उनकी आत्मा को शांति मिले, परिवार को शक्ति मिले कि वो इस दुख को सह सके और उनसे जो अनुभव हम सब लोगों ने लिया है उसको हम लोक कल्याण में कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए भगवान ताकत हमें भी दे ताकि उनको जो उन्होंने कार्य किया हिमाचल में विशेष करके उसको अब हमारी सरकार उसको आगे बढ़ा रही है तो उसमें हम सब लोग प्रयासरत हैं। पुनः एक बार मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में जगह दे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना स्वर्गीय पंडित सुखराम के पैतृक स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित सुखराम के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और शोक तप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम एक महान दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। उनके कार्यों को आज भी स्थानीय जनता याद करती है। वे हमेशा राज्य की बेहतरी के लिए खड़े रहे हैं। हिमाचल मंडी के विकास में उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हिमाचल के लिए एक दुखद समाचार ये है कि सुखराम जी जो एक कद्दावर नेता थे हिमाचल के नहीं देश के, उन्होंने एक दूरसंचार में जिस ढंग से एक रेवोल्यूशन लाया, उनका यहाँ से चले जाना बहुत बड़ा एक वैक्यूम राजनीति में पैदा हुआ है। 96 ईयर की एज तक जिस ढंग से उन्होंने हिमाचल देश की सेवा की है, हम सब लोग यही प्रार्थना करते हैं
कि प्रमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार जो है वो इनके रास्ते पे चलता हुआ हिमाचल की सेवा कर पाए। सुखराम जी मैं समझता हूँ कि एक ऐसे नेता थे जो जिनका सारे देश में मान सम्मान था। तो मैं अपनी सरकार का इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्हें लास्ट मोमेंट तक उनको मेडिकल हेल्प देने में जो योगदान दिया, मैं अभी परिवार से मिलकर आया हूँ, वो उनका कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे थे। ठीक है, जितनी एज थी उतनी एज में उन्हें जीना था, लेकिन जो सहयोग सरकार ने दिया है उसके लिए वो मुख्यमंत्री जी का खास तौर पे बहुत धन्यवाद करते थे। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनके दुख में शामिल होता हूँ और फिर परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने चरणों में को बास। केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंबा जिला के बनीखेत पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस और आम आदमी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा पहले से ज्यादा सीटों के साथ मिशन रिपीट करने जा रही है। उन्होंने कहा कि युवा खेल मंत्री होने के नाते हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के हर जिले को खेलों में आगे बढ़ाएं। भाजपा की सरकार ने 80 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से निकालते हुए कार्य किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते देश के लोगों के लिए 190 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का कार्य भी किया। हमारी सरकार विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां आम आदमी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई, वो प्रदेश में आने के सपने देख रही है। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है, वो लोग सपने देख रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 403 सीटों पर जो खाता नहीं खोल पाए, केवल जमानत ही जब्त करवाई है, उन लोगों की हालत हिमाचल प्रदेश में वही होने वाली है। जिनके संगठन के ही अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, महिला मोर्चा अध्यक्ष, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और बाकी प्रमुख नेता छोड़ गए हों, उनका जमीन पर कुछ नहीं। मैं यही कहूंगा, विपक्ष को जरा अपने 2004 से 2014 का कार्यकाल देखना चाहिए। महंगाई दर जिस समय 14% थी, डबल डिजिट में थी, उस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि 2 साल महामारी के गुजरे हों, सप्लाई चेन में बाधा बनी हो, रशिया यूक्रेन जैसी वॉर चल रही हो। इसका प्रभाव भारत पे नहीं, पूरे विश्व में हुआ है और एक बड़ा इसका प्रभाव आपको पड़ोसी राज्यों में देखने को मिल रहा है, तो पड़ोसी देश। उधर सोलन में उप नेता प्रतिपक्ष और शिलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक हर्षवर्धन चौहान द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रदेश भर में पुलिस भर्ती मुद्दे को लेकर चल रहे विवाद को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, तब से लेकर अब तक हर भर्ती प्रक्रिया में या तो धांधली हुई है या फिर वो कोर्ट में विचाराधीन है। उपनेता प्रतिपक्ष और शिलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली से प्रदेश के हजारों युवाओं का भविष्य खतरे में है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा कि आज 75,000 युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीएम कार्यालय के भी कुछ अधिकारी शामिल हैं और सरकार को चाहिए कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। वहीं चौहान ने सिरमौर के एक नेता का नाम लिए बिना ही उसे दलाल करार देते हुए कहा कि सिरमौर का भी एक नेता पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में शामिल है। पेपर बिका है, एसआईटी बनाई है, मगर एसआईटी जो है वो क्या अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? और हम मांग करते हैं कि जो ये इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को सौंपनी चाहिए, ताकि जो ये सब लोगों को पता लगे कि भी क्या है। और इस कोशिश को दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरा तो आरोप है मुख्यमंत्री के ऑफिस में कुछ लोग जो है अधिकारी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है, और बहुत सारे दलाल जो है, जो सिरमौर का भी एक दलाल है और जगह के भी दलाल जो है वो पेपर बेचने का जो है काम किया उन्होंने। पेपर कहाँ से लीक हुआ था? पेपर तो डीजीपी ऑफिस से, पुलिस हेडक्वार्टर से लीक हुआ है। और जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे उनको पुलिस हेडक्वार्टर से क्यों हटाया गया?
ये भी उनकी तरफ उंगली अंकित करता है। उधर बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने क्षेत्र में 210 करोड़ के विकास कार्यों को सिरे चढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों पार्टियां दूसरे और तीसरे स्थान के लिए लड़ रही है। कांग्रेस ने आज तक विकास कार्यों को लेकर लोगों को ठगा है और जनता उनसे काफी परेशान भी है। दोनों पार्टियों का हिमाचल में कोई भी वजूद नहीं है। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री ने 210 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन किए थे। वहीं पर उन्होंने कई विकास कार्यों की भी घोषणा की थी, जिनका कार्य पूरा कर लिया गया है। विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि जबलियाना में उप स्वास्थ्य केंद्र, हरलोग में उप तहसील, बरमाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को खोलने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिली है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र में वह जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। अभी तक 50 बूथों पर इस अभियान को पूरा कर लिया गया है। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है और कुछ का मौके पर निपटारा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस और आप पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों पार्टियां दूसरे और तीसरे स्थान के लिए लड़ रही है। कांग्रेस ने आज तक विकास कार्यों को लेकर लोगों को ठगा है और जनता उनसे काफी परेशान है। दोनों ही पार्टियों का हिमाचल में कोई अस्तित्व नहीं। और वैसे भी जिस तरह से कांग्रेस है, कांग्रेस अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस एक पांव पर खड़ी पार्टी है। जिस तरह से इंसान एक पांव पर खड़ा होता है, उसका दूसरा पांव रखने के लिए जमीन नहीं है, इसलिए वह एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है। और आम व्यक्ति कहता है कि मैं कांग्रेस को वोट क्यों दूं, कांग्रेस ने किया क्या है, आगे क्या करेगी, इन 4.5 सालों में उन्होंने क्या किया है, इसलिए मैं वोट तब दूंगा अगर मुझे कोई कांग्रेस में दिखेगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर अधिवक्ता विनय शर्मा की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले में बीते दिन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर अधिवक्ता विनय शर्मा की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता विनय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लिखवाया और 5 से 10 लाख में प्रदेश के कई युवाओं को बेचा गया है। ये पेपर कैसे लीक हुआ, इसको लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। पेपर पुलिस की निगरानी में ही केंद्रों तक पहुंचाया गया था और वहीं से लीक होने की आशंका भी है। हालांकि सरकार ने पेपर रद्द कर दिया है और इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस की निगरानी में पेपर लीक हुआ और पुलिस ही इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। विनय शर्मा ने कहा कि पुलिस सिलेक्शन बोर्ड में शामिल अधिकारी को ही एसआईटी में रखा गया है। ऐसे में जांच पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और इस मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई से करवाने की मांग की गई है। हमने ये कहा कि पुलिस कस्टडी से ही पेपर लीक हुआ। आपको प्रोसीजर का पता ही है कि पुलिस हेडक्वार्टर से जब पेपर बन के ये नीचे सेंटरों में जाता है तो सील्ड जाता है, वहां से वीडियोग्राफी होती है। एक गस्टेड ऑफिसर जो है हर डिस्ट्रिक्ट से पुलिस हेडक्वार्टर आता है, उसको जब पेपर, क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट दी जाती हैं तो वो सील्ड होती हैं, उसकी वीडियोग्राफी की जाती है। उसके बाद ये एसपी जो कंसर्न है उसके पास पहुंचती है। एसपी जो है उसको भी नहीं पता होता कि पेपरों के बीच में क्वेश्चन पेपर क्या हैं। उसके बाद जब एसपी की तरफ से ये एक ऑफिसर जो है हर सेंटर में जाता है, 83 के करीब सेंटर थे, हर सेंटर के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उनको जब ये क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट दी जाती है सील्ड, तो वो एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन पेपर और जो ओएमआर शीट हैं ये सील्ड मिली हैं। तो अब बताइए, जब पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर जो सेंटर है वहां तक जब ये पेपर पहुंचता है तब तक ये पूरा सील्ड होता है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस हेडक्वार्टर से ये पेपर लीक हुआ होगा। और आप जानते ही हैं कि पुलिस ने एक टीम बनाई थी क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, पेपर कंडक्ट करने के लिए, जिसको पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड कहा जाता है। जेपी सिंह जो आईपीएस ऑफिसर है उसके हेड थे, सोमया सदाशिवन, गौरव सिंह और रोहित मालपानी जो है इसके मेंबर थे।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसमें रोहित मालपानी जो हैं वो एज ए मेंबर हैं। अगर मान लीजिए कि जो जांच है उसकी सुई जो है वो जाती है पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ या सिलेक्शन बोर्ड की तरफ, तो सिलेक्शन बोर्ड का जो मेंबर है वो कैसे इस इन्वेस्टिगेशन को जस्टिफाई करेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस बार जल्द लौटेंगे।